हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस व्याख्यान श्रृंखला में। आज हम लोग इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रदत्त की विश्वसनीयता और वैधता के क्या इश्यूज होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर इस व्याख्यान को आप ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे और पूरा सुनेंगे इसको, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूरी इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप आसानी से अपना रिसर्च वर्क कर सकेंगे। अंत में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे सवाल जरूर पूछें। और इस श्रृंखला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। इश्यूज ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वसनीयता और वैधता, जो भी हम प्रदत्त एकत्रित करते हैं उस समय कुछ इश्यूज डेवलप होते हैं, क्रिएट होते हैं, जो कि हमारी विश्वसनीयता और वैधता के लिए कई बार खतरे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। विश्वसनीयता है तो दैट मीन्स क्या है कि वहां पे कंसिस्टेंसी है। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पर संगतता है ना। जो चीज क्या है, एक समान एक जैसी हो, तो उसे क्या कहते हैं, विश्वसनीयता। ना, आज हमने कोई भी टूल इस्तेमाल किया और हम 4 साल बाद भी या 6 महीने बाद भी या 1 महीने बाद भी हम उस टूल को फिर से उन्हीं बच्चों पे यूज करते हैं, तो हमारा परिणाम कैसा आना चाहिए, और काफी कुछ एक समान मैच है। दैट मीन्स हमारे परिणामों में क्या है, संगतता है। ठीक है। इसी प्रकार विश्वसनीय, वैधता, वैधता मतलब वैलिडिटी। वैलिडिटी किस चीज से संबंधित होती है, हमारी एक्यूरेसी, सत्यता। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना सही है ना? तो यहाँ जैसे लिखा है यहाँ पर, इट रिजॉल्व्स अराउंड कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। तो चाहे वो रिलायबिलिटी हो या वैलिडिटी हो, दोनों ही, रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी पे टिकी होती है और वैलिडिटी हमेशा एक्यूरेसी। तो यहाँ पे सटीक, कितना सटीक है, कितना संगत है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी चीज को और समझने के लिए देखिए, यहाँ पर जो विश्वसनीय प्रदत्त होते हैं, रिलायबल डेटा होते हैं, उसके साथ क्या होता है यहाँ पर, हमेशा जो, अगर हमने जो भी आंकड़े लिए हैं बहुत रिलायबल है, तो वो रिप्रोड्यूसिबल होंगे, हम उनको और आगे बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंट होंगे अक्रॉस द टाइम एंड ऑब्जर्व्स। जितने भी आपने अभी लिया, महीने भर बाद लिया या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, तब भी वो विश्वसनीय होगा। और अब आप जितने भी तरीकों से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तब भी वहां पर वो विश्वसनीय होगा। वैलिड डाटा एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रदत्त कैसे है, वैलिड है, मतलब यहाँ पर जो वैध प्रदत्त होते हैं वो हमेशा जिस चीज को आप मापना चाहते हैं, जिस चीज का मापन करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से मापन करते हैं जो हम मापना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बुद्धि का, इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो आपने जो टूल लगाया है वो टूल सिर्फ इंटेलिजेंस का मेजर करे। या मान लीजिए आपने कोई टूल लगाया है, आप देखना चाह रहे हैं कि वहां पर सोशल इंटेलिजेंस कैसा है, ठीक है ना। तो वहां पर आपने जो टूल लगाया है, तो वो टूल भी बिल्कुल अगर वैलिड है तो वो एक्यूरेटली वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को, सोशल इंटेलिजेंस को मेजर करेगा, है ना। ये स्ट्रेस को मेजर करने वाला टूल लगा रहा है, तो अगर स्ट्रेस को मेजर कर रहा है तो कैसा है वो, एक्यूरेट, वैलिड। तो व्हाट इट इंटेंड्स टू, जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है वो उस चीज का ही मापन करते हैं। ठीक है। अब ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि जब भी हम प्रदत्त एकत्रित करते हैं, तो डाटा कैन बी रिलायबल, कंसिस्टेंट, है ना, हो सकता है। अगर आपका हो वैलिड ना हो तब भी, ठीक है, विश्वास, वहां पर वैधता नहीं हो तब भी वहां पर रिलायबल हो सकता है, ये संभावना है। परंतु अगर आपके पास प्रदत्त कैसे है, वैलिड है, तो सामान्यतः वो विश्वसनीय भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जब वो वैलिड है तो वो विश्वसनीय भी होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं
विश्वसनीयता के कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है इश्यू ऑफ रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी, संगतता, किसी भी विश्वसनीयता की संगतता, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट एकत्रित कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है ना। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वहां पर विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इट अकर्स व्हेन अ मेजरमेंट टूल प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन, है ना। तो कंसिस्टेंसी कब खतरे में हो सकता है, जब आप ना उसी टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और उसमें आपको परिणाम आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो वहां पर कंसिस्टेंसी क्या होती है, खतरे में पड़ जाती है। एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कैसा हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उससे आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रदत्त आप संग्रहित कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, संगतता होनी चाहिए। दूसरी बात होती है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर किससे रिलेटेड होती है, इट इज रिलेटेड टू मेथड एरर। ठीक है ना, विधि से संबंधित होती है। जब हम किसी भी टूल को, उपकरण का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनकरेक्टली और फॉल्टी, है ना, और वो उपकरण भी कैसा है, इनकरेक्ट है और फॉल्टी है इक्विपमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का टूल लिया, आप देखना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, है ना, तो उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। परंतु आपने टूल इस्तेमाल कर लिया 1970s 1980s में जो बना हुआ टूल था, उसको आपने सोशियो इकोनॉमिक टेस्ट को लगा के आप यहाँ पे करना है। वो टूल कैसा है, आज के संदर्भ में से प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो कैसा हो गया, वो फॉल्टी है। क्योंकि अब कंडीशंस पूरी तरह से चेंज हो गई हैं। तो अगर आप इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो आपके पास जो डेटा आ रहा है वो सही जानकारियां आपके पास नहीं होंगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो भी आप उपकरण इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिसेंटली बना हुआ हो, 5-10 साल के अंदर, 5 to 10 years के बीच में, है ना। बहुत पुराना टूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मेथड में क्या होती है, इनकंसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट और सर्वे। जब हम इस टूल का को प्रशासित करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी भी ग्रुप पर, तो आपका जो तरीका है करने का, वो तरीका अगर वहां पर क्या है, संगत नहीं है, इनकंसिस्टेंस है। आपने कभी कुछ तरीके से किया, कभी दूसरे तरीके से किया, सर्वे आप एक तरीके से कर रहे हैं, दूसरे जगह पर आपने दूसरे तरीके से कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रिलायबिलिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तीसरा होता है ट्रेट एरर। ट्रेट एरर मतलब सब्जेक्ट एरर। ट्रेड्स आप लोग समझते हैं, शील गुण, है ना। तो जो भी किसी सब्जेक्ट के जो शील गुण होते हैं उनमें अंतर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं ना। जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, आप कोई भी चीज देखना चाहते हो, उसके अंदर हर बच्चे के अंदर अलग अलग उसका जो थकान का स्तर होगा, जो उसके तनाव का स्तर होगा, उसकी बीमारी का जो स्तर होगा, है ना, वो अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट, फटीग, स्ट्रेस और इलनेस लीडिंग टू डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑन डिफरेंट डेज, है ना। बच्चे, आज बच्चा बहुत खुश है, कल आपने लिया तो हो सकता है कि उसका माइंड डिस्टर्ब हो, परेशान हो, वो स्ट्रेस हो, उसको थकान हो। तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ भी प्रोडक्ट एकत्रित कर रहे हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इश्यूज क्या कहलाते हैं, ट्रेड रिलेटेड एरर्स होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। लो इंटर रेटर रिलायबिलिटी। जब आप अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर उसको मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उनके द्वारा जो रेटिंग की जाती है वो डिफरेंट होती है। एक ने कुछ और की, दूसरे ने अपने पसंद के हिसाब से की। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या चीज बढ़ जाती है, सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। सब्जेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही वहां पर इश्यूज क्रिएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी दो टीचर है ना, और वो ग्रेडिंग कर रहे हैं सेम स्टूडेंट्स की, है ना, और ऐसे गिव ड्रास्टिकली डिफरेंट स्कोर्स। दोनों टीचर्स क्या कर रहे हैं, उनको अलॉट कर रहे हैं मार्क्स में, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं इट इज ए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। कैसा होता है, विषयगत व्याख्या हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए एक शोधकर्ता को, और कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग टीचर्स ना हो, एक ही कोई टीचर उसको या खुद स्वयं उसका स्कोरिंग करे। अगली होता है इशू रिलायबिलिटी का, स्मॉल सैंपल साइज या होमोजेनिटी, है ना। स्मॉल सैंपल साइज है,
है ना, और बहुत होमोजीनियस है ना, सिमिलर है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो सैंपल है कैसा होगा, बहुत लिमिटेड हो गया, है ना। लिमिटेड होगा तो उसमें वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं है, तो वेरिएशंस नहीं होने के कारण भी कई बार हमारे जो डेटा जो है वो कई बार बायस्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो स्मॉल सैंपल भी हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इश्यूज की, इश्यूज फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी को जब आप चेक करेंगे अपने प्रदत्तों की, डेटा की, तो कौन कौन से इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थ्रेट होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थ्रेट मतलब जब आप किसी भी टेस्ट को, टूल को आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके आप अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप जो भी आपने एक क्वेश्चन बोल सकते हैं, अपन ने एक पद बनाया है ना, पद को आप बना रहे हैं बुद्धि को नापने के लिए, इंटेलिजेंस को मापन करने के लिए, परंतु वो क्या नापने लगा है, वो बच्चे का सामंजस्य नापने लगे, वो अपने बच्चे का या उसकी ना इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने लगे, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इट मेजर्स फेल्स टू कैप्चर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है उस पद का या उस क्वेश्चन का, वो डिफरेंट हो जाता है, वो वैलिड नहीं रहता। दूसरी बात आती है इसमें प्रॉब्लम, सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस, अगर आप जब सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, आपने रैंडम सैम्पलिंग को यूज ना करके आपने बायस होकर सैंपलिंग ली, जो आपको मिल गया, सामने मिल गया, उसको आपने ले लिया। ऐसी स्थिति में आप जो टूल लगा रहे हैं उससे जो डाटा मिल रहा है वो कई बार बायस्ड हो जाता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, और उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एम्बिग्यूटी इन वर्डिंग। एम्बिग्यूटी इन वर्डिंग मीन्स जो भी आप टेस्ट या टूल ले रहे हैं, उस टूल में आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कई बार उस वर्ड का कई एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि एक बच्चा कुछ और समझ रहा है, दूसरे बच्चे ने उसको कुछ और समझा, तीसरे ने कुछ और समझा। तो वहां पर जो आपके पास जानकारियां इकट्ठी हो रही है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो टूल है वो वैलिड नहीं होता, प्रदत्त आपके पास जो आ रहा है वो वैलिड नहीं होती। अगला इशू डेवलप होता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि प्रशासित कर रहा है या जो टूल को डेवलप कर रहा है, वो सोशली डिजायरेबली बायस हो जाता है ना। जिसको जो चीज पसंद आ रही है, जो अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीज को फॉर्मुलेट करता है, उसको बनाता है। तो ऐसी स्थिति में वैलिडिटी को खतरा हो जाता है। अगला इशू होता है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट, जैसा कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या होता है वास्तव में, जब आप जिस ग्रुप के ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, प्रशासित कर रहे हैं, तो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि हमारा कुछ समय के लिए कुछ हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तो दैट मीन दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना, मानसिक रूप से वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उनके ऊपर कोई टूल लगाते हैं, तो हमको जो वास्तव में डेटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। ये कहलाता है हॉथॉर्न इफेक्ट। इससे भी वैलिडिटी में खतरा हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। वैलिडिटी के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी थ्रेट्स होती है ना। अब आप जो पद बना रहे हैं, उनको पदों को बनाते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो जिस चीज को मापन करना चाहिए उस चीज का मापन नहीं कर रहे हैं। सैम्पलिंग बायस, हम जो सैंपल का चुनाव कर रहे हैं वो आपने बहुत ही बायस्ड होकर कर लिया, जो हमको मिल गया हमने उसको ले लिया, परंतु आपने रैंडम सैम्पलिंग का यूज नहीं किया। एम्बिग्यूटी इन वर्डिंग, आप जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं, है ना, तो उस वर्ड में किस तरह का आप सेंटेंस बना रहे हैं, कौन सा शब्द कहाँ होना चाहिए, उसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती तो ऐसी स्थिति में वैलिडिटी को खतरा हो जाता है। और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, आप पूर्वाग्रह से कई बार ग्रस्त हो जाते हैं सामाजिक रूप से, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हॉथॉर्न इफेक्ट में भी जब बच्चों को पता होता है कि हम हमारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले हैं, तब भी ऐसी स्थिति में वैलिडिटी को खतरा होता है। ठीक है, इसकी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग ने अभी बात की कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या होती है ना, किस प्रकार से किसी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम बना के रख सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज होते हैं रिलायबिलिटी को प्रभावित करने वाले, और कौन कौन से इश्यूज होते हैं वैलिडिटी को प्रभावित करने वाले। कि एक अच्छे शोधकर्ता को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी टूल को प्रयोग करते समय अच्छे से चयन करे, वो अच्छे से चुनाव करे, और सारी बातों को माइन्यूटली वो चेक करे कि बहुत पुराना टेस्ट ना हो। अगर वो खुद बना रहा है तो बनाते समय उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा जरूर उसको इवेल्युएट कराए, ताकि आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
ठीक है, और आप बायस होंगे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको काम को ना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के मुझसे थैंक यू।